Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 29th of July 2025. तो गाइज आज है तारीख 29 जुलाई 2025 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बेरेंट्स सी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। आज के न्यूज़पेपर सेशन में काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक एक करके विस्तार से समझना हर एक टॉपिक को ज़रूरी है। खास बात यहाँ पर इस लेक्चर में यह है, जो इस लेक्चर को बाकी सारे न्यूज़पेपर एनालिसिस से अलग कर देता है, वो है आपकी नोट मेकिंग। तो हर एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर नोट मेकिंग की। जैसे ये आर्टिकल हमने पेज नंबर 1 पे देखना है, तो इसमें से क्या क्या चीज़ें हैं जिसको नोट डाउन करना है, क्या क्या रेलिवेंट फैक्ट्स यहाँ पर मेंशन्ड है। अगर ये तैयार करके चलते हैं तो आपको आर्टिकल पर वापस से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाद में आपका रिविजन बेटर तरीके से हो पाएगा और एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों अगर आप लोग आज के न्यूज़पेपर का पेज नंबर 1 देखोगे तो एक आर्टिकल ये भी है, इसके बारे में बिल्कुल एंड में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारा डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं बिहार इलेक्शंस को लेकर। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में बात हो रही है, उसी को लेकर ये आर्टिकल चर्चाओं में है। ठीक है, कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अंदर में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करंट समय पर कर रहा है वो सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास में ऑर्डर गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं माना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से बोला है कि भाई आपका जो फोकस होना चाहिए वो इंक्लूजन में होना चाहिए, नॉट एक्सक्लूजन। कहने का मतलब यह है कि बिहार के अंदर जो इलेक्शंस की तैयारी हो रही है उसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम का एक नया पर्टिकुलर प्रोसीजर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेंशन कर दिया कि भाई जो भी व्यक्ति इलेक्शन के अंदर में वोट देगा उसको पहले साबित करना होगा कि वो भारत का नागरिक है, यानी कि उसका जो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट होता है या बर्थ सर्टिफिकेट होता है, इस प्रकार के बहुत रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स चाहिए। बाकी आधार कार्ड वगैरह जैसी है, राशन कार्ड वगैरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बात इनकी साइड से बोला गया, यानी इलेक्शन कमीशन की साइड से बोला गया। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो ये कह रहा है कि बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट जनरेट कर लिए जाते हैं। बाहर से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में घुसे हुए हैं, अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं, उनके पास में फेक आधार आईडी है। उसी फेक आधार आईडी के दम पर वो भारत में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला हम आधार कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं करने वाले, राशन कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं करने वाले। हम एक्सेप्ट करेंगे तो आपको ये प्रूव करना होगा कि आप भारत के नागरिक हो। आप अपना सिटीजनशिप सर्टिफिकेट दिखा दो, भारत की नागरिकता, या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई अगर फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने की बात आ रही है तो बर्थ सर्टिफिकेट भी तो फेक बन सकता है ना, या फिर दूसरे और डॉक्यूमेंट्स भी फेक बन सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपने जो प्रोसीजर को कॉम्प्लेक्स कर दिया है, इससे क्या होगा, इलेक्शंस में बहुत सारे लोग भाग नहीं लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहता है कि आपका जो मेन पर्पस है वो इंक्लूजन में होना चाहिए, कि आपको तो प्रोसीजर और सरल करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्शंस के अंदर में पार्टिसिपेट करें, उनका जो वोटिंग राइट है उसको इंश्योर किया जाए, ना कि एक्सक्लूजन के ऊपर कि आपने प्रोसीजर्स को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया कि लोग यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। और अगर इतने सारे लोग डॉक्यूमेंट्स की वजह से इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनका जो वोटिंग करने का राइट है पहले तो वो वायलेट होगा। दूसरा यहाँ पे मैस डाइजन फ्रेंचाइजमेंट होगा। डाइजन फ्रेंचाइजमेंट मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की जो वोटिंग करने की पावर है वो यहाँ पर जा रही होगी, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में। ठीक है, अब क्या होता है उसमें, उस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत आपको क्या, यानी भारत के अंदर में जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है वो यहाँ पर वोट देने के लिए कैपेबल है, उसके पास में अधिकार है वोट देने का। तो ये अधिकार कहीं ना कहीं यहाँ पे वायलेट हो रहे होंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट की साइड से बोली गई है। ये टॉपिक बार बार न्यूज़पेपर में आएगा, क्योंकि आपको पता है अखबार केवल हमारे एस्पिरेंट के लिए ही थोड़ी पब्लिश हो रहा है, अखबार सभी लोग के लिए पब्लिश हो रहा है। तो जो खबरें रिपीट हो रही हैं, जो कल हुआ है उसमें नया अपडेट आज आ गया, इसमें कोई और अपडेट हो जाएगा तो ये कल भी आ जाएगा, किसी ने कुछ इस पर टिप्पणी कर दी तो कल फिर से आ जाएगा। तो ये बार बार आता रहेगा। तो आपको एक होलिस्टिक प्रोसीजर अपने दिमाग में रख के चलना होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। बाकी दोस्तों आप देखोगे पेज नंबर 1 पर ही एक आर्टिकल यह है जिसको विस्तार से पढ़ना है, ये हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के जो चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं।
क्या मैटर है यहाँ पर ये सुनिएगा। दिव्या देशमुख की यहाँ पर बात हो रही है। दिव्या देशमुख जो हैं, इन्होंने वेमेन वर्ल्ड कप का जो टाइटल है कल वो अपने नाम कर लिया है। कहाँ पर? जॉर्जन सिटी के अंदर में एक गेम चल रहा था, चेस गेम की हम बात कर रहे हैं। तो चेस में एक बड़ा टाइटल, वेमेन चेस वर्ल्ड कप, याद रखना वेमेन चेस वर्ल्ड कप जो है वो इन्होंने यहाँ पर टाइटल को जीत लिया है। तो इस वजह से ये चर्चाओं में है। नाम याद रखिए, वनडे एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली वेमेन चेस वर्ल्ड कप कौन बनी है? वो दिव्या देशमुख बनी है। ठीक है। अभी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इस आर्टिकल में और भी बेसिक चीज़ें हैं। जैसे आप देखोगे, चेस की जब हम बात करते हैं तो चेस का जो मेन ओरिजिनेशन है वो भारत से ही हुआ है। भारत से ही यहाँ पर चेस की शुरुआत होती है, अभी वो भी जानेंगे। लेकिन जब हम दिव्या देशमुख की बात करते हैं तो दिव्या देशमुख आज भारत की 88th जीएम बन चुकी हैं। जीएम मतलब ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है। ठीक है। चेस के अंदर में आप देख पाओगे बहुत सारे टाइटल होते हैं, इंटरनेशनल मास्टर होता है, ग्रैंड मास्टर होता है। तो ये इंडिया की, स्पेशली इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत की 88th ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। और कह सकते हैं ओनली फोर्थ वेमेन है, याद रखना, ओनली फोर्थ इंडियन वेमेन जिन्होंने इस प्रकार के टाइटल को करंट समय पर हासिल किया है। और पिछले साल भी यहाँ पे क्या होता है, दिव्या देशमुख वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप का जो टाइटल है इसको भी जीतती हैं। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है भारत के हिस्टोरिक गोल्ड के अंदर में। जो चेस ओलंपियाड हुआ था ना बुदापेस्ट में, उस दौरान भी यहाँ पर इनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा। ये दर्शाता है धीरे धीरे करके चेस के मामले में जो इंडिया है वो अपनी पावर को गेन कर रहा है, क्योंकि चेस हमारा गेम है। चेस की जो शुरुआत है वो इंडिया से होती है, लेकिन आज पॉपुलर कहाँ पर है? यूरोप में। कहते हैं यूरोप में दुनिया के मास्टर्स बैठे हैं, तो उसी चीज़ को वापस से रीगेन किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। चाहे वेमेन चेस की बात करें या फिर मेन चेस की बात करें, तो आप देखोगे पिछला साल चेस के मामले में बहुत शानदार रहा। लगभग 5 भारतीय ऐसे हैं जिनमें से 3 मेन हैं और 2 वेमेन हैं। ये कनाडा के अंदर में जो स्पेशली हुआ था, एक इवेंट हुआ था कैंडिडेट का, उसमें ये फीचर करे गए। डी गुकेश की बात करते हैं तो डी गुकेश ने यहाँ पर बहुत सारी इवेंट्स पिछले कुछ समय पर जीते हैं। उसके अलावा जो मैग्नस कार्लसन है ना, उनका जो वीडियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। माना जाता है बहुत बड़े प्लेयर हैं, चेस के चैंपियन हैं। ठीक है, उनको यहाँ पर बीट किया। तो ये सारे गेम्स के अंदर में जो इंडियंस हैं वो आज के समय पर डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन एक बात और याद रखनी है कि अगर जब हम इस प्रकार के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो वीमेन वर्ल्ड कप में ये जीती हैं दिव्या देशमुख। इससे पहले जो इंडियन थे, ओनली वन इंडियन जिन्होंने वर्ल्ड कप इससे पहले जीता है वो 2002 में विश्वनाथ आनंद जी ने जीता है। ठीक है, विश्वनाथ आनंद जो है वो एक अनदर ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर सबसे ऊपर लेवल का टाइटल माना जाता है चेस गेम के अंदर में। अब देखिए एग्जाम में ना यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया है। और भी कुछ बेसिक तथ्य, फैक्ट्स वगैरह आपके पास में होंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दिव्या देशमुख आज के समय पर ये 19 साल की हैं, इंडियन चेस प्लेयर। वेमेन वर्ल्ड कप, ये वेमेन वर्ल्ड कप जो है ना चेस का, ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? फीडे नाम की बॉडी ने ऑर्गेनाइज किया है। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो दुनिया के चेस गेम को गवर्न करती है या रेगुलेट करती है। इन्होंने दुनिया की जो यहाँ पर नंबर 5 प्लेयर हैं जिनका नाम है कोनेरू हम्पी, इनको बीट किया है। और बीट करने के बाद में ये जो कह सकते हैं मुकाम है वो हासिल किया है, या ये जो टाइटल है वो जीता है। ये मैच कहाँ पे हुआ? तो ये मैच हुआ जॉर्जिया में, इसलिए जॉर्जिया लगातार ट्रेंड भी कर रहा था। अब ये इतनी बड़ी डील क्यों मानी जा रही है? क्योंकि पहली इंडियन वेमेन है जिन्होंने इस प्रकार के वर्ल्ड कप को जीता है, इसलिए ये एक बहुत बड़ी डील है या बहुत बड़ा इवेंट है भारत के लिए। समझ गए? तो FIDE वेमेन वर्ल्ड कप अभी तक इससे पहले नहीं जीता गया। इससे पहले जो इकलौता ये वर्ल्ड कप आया है वो हमारे विश्वनाथ आनंद जी लेकर आए थे। ठीक है, 2002 में हैदराबाद में जब ये वर्ल्ड कप हुआ था तब यहाँ पर इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये फर्स्ट इंडियन वेमेन बन जाती हैं जिन्होंने FIDE वेमेन वर्ल्ड कप को करंट समय पर जीत लिया है। और इसी के साथ में जो यहाँ पर दिव्या देशमुख हैं, ये भारत की 88th ग्रैंड मास्टर बन जाती हैं। इंडिया की 88th ग्रैंड मास्टर, याद रखना। भारत में आज के समय पर जैसे अगर आप लोग देखोगे तो इनकी चर्चाएं बहुत हो रही हैं। और मैंने आपको बताया लास्ट ईयर 5 इंडियंस ने यहाँ पर ये गेम को प्ले किया था, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एक और आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में ही, स्पेशली अगर आप लोग देखोगे तो ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है कहाँ पर? हमारे न्यूज़पेपर के अंदर बिजनेस पेज पर भी पब्लिश हुआ है, स्पोर्ट्स वाले पेज पर भी पब्लिश हुआ है, फ्रंट पेज पर भी पब्लिश हुआ है। जो बातें थी वो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दी है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा। ये 44th वेमेन बन चुकी हैं जिनको इस प्रकार का ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला है। इंडिया की 88th ग्रैंड मास्टर है, तो ये कंफ्यूज मत होना, 44th वेमेन जिनको ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला। लेकिन भारत में ऑलरेडी बहुत सारे चेस के चैंपियंस हैं, तो इंडिया में यहाँ पर इनका 88th नंबर है।
ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो पहले भी बहुत सारे इवेंट हुए हैं, वो यहाँ पे समझाया गया। जो रीसेंट मैच हुआ है उसका ये फ़ोटो है, कोनेरू हम्पी और दूसरी तरफ दिव्या देशमुख, इनके बीच का ये मैच चला। कहाँ पर चला? तो वो आपको पता है जॉर्जिया में। ठीक है, इनके बारे में क्लियर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आने वाले समय पर और भी बड़े-बड़े इवेंट्स, बड़े-बड़े कह सकते हैं कि जो गेम्स हैं वो होने वाले हैं चेस के अंदर में, तो उनको भी इंडिया जीतेगा, ये हमारी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे लिए अपने आप में अचीवमेंट है, क्योंकि ऐसा गेम ऑब्वियसली या फिर ऐसा जो वर्ल्ड कप है वो सेकंड टाइम यहाँ पर इंडिया के थ्रू जीता गया है। बाकी डी गुकेश ने कह सकते हैं जो ओपन कैंडिडेट का गेम हुआ था उसको जीता था, क्योंकि चेस के अंदर में बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ गेम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये परफॉर्मेंस अलग है, वो परफॉर्मेंस अलग है, अलग अलग इवेंट्स होते हैं। उन्हीं इवेंट्स के थ्रू यहाँ पे आप देख पाओगे कह सकते हैं कि जो ये इंडियंस हैं वो आज के समय पर अपना जो नाम है या फिर भारत का नाम है वो बहुत ऊपर लेकर जा रहे हैं। जब हम लोग स्पेशली बात करते हैं चेस के बारे में, तो चेस का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, थोड़ा सा ये याद रखिए दोस्तों। चेस की जो शुरुआत होती है वो इंडिया से होती है। चेस ओरिजिनेट ही भारत में हुआ। जब शुरुआत में चेस भारत में लेकर आया गया तो वो समय था गुप्ता पीरियड का। गुप्ता पीरियड में लगभग 6th सेंचुरी सीई के समय पर चेस को एज अ चतुरंगा, याद रखना, चतुरंग के नाम के तौर पर शुरू किया गया। बाद में ये जो चतुरंग है इसका मतलब क्या होता है, 4 डिवीजन, मिलिट्री के 4 इंपॉर्टेंट भाग, जिसमें इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स, चैरियट। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 4 पार्ट्स बांटे गए। चतुरंग का मतलब यही होता है 4 डिवीजन बांटना मिलिट्री का, और इसी के आधार पे चेस की शुरुआत होती है भारत में गुप्ता पीरियड के समय पर 6th सेंचुरी सी में। फिर ये चेस धीरे धीरे पर्शिया पहुंचा। पर्शिया के अंदर जब ये पहुंचा तो ये शतरंज बन गया। देन उसके बाद ये मॉडर्न चेस के अंदर में आज के समय पर बदल चुका है। यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है चेस। तो दुनिया भर में एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि चेस को लेकर फिर कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ बनी, नए नियम आ गए, मॉडर्न रूल्स आ गए जो यूरोप के अंदर में स्टैंडर्डाइज करे गए 15th और 16th सेंचुरी में। फिर हमारी एक बॉडी आ गई जिसका नाम है फीडे, जिसने रिसेंटली वो जो वर्ल्ड कप है वो भी ऑर्गेनाइज करवाया है। फीडे एक फेडरेशन इंटरनेशनल है जो स्पेशली इंटरनेशनल इवेंट जितने भी चेस के हैं या चेस को इंटरनेशनल लेवल पर रेगुलेट करता है। इस बॉडी को 1924 में फाउंड किया गया था। आज दुनिया की गवर्निंग बॉडी है फॉर द चेस, याद रखना। जब चेस की बात करते हैं तो इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट या टर्म्स चर्चाओं में रहते हैं, जैसे चेकमेट। चेकमेट आपको पता है चेस में क्या होता है, कि जब चेस के बोर्ड में जो राजा होता है, राजा खतरे में हो तो यहाँ पर चेकमेट दिया जाता है। ठीक है, कि राजा अंडर अटैक है, बच नहीं सकता। फिर ऐसे एक दूसरा टर्म होता है स्टेलमेट। स्टेलमेट मतलब क्या होता है? स्टेलमेट मतलब होता है कि देखो, जहाँ पर मैच ड्रॉ हो जाए, प्लेयर के पास में कोई भी अब कह सकते हैं मूव नहीं है कि हाँ कुछ भी चला जाए जिससे यहाँ पर राजा को मारा जा सके या फिर राजा को चेकमेट दिया जा सके, तो फिर वो स्टेलमेट वाली कंडीशन हो जाती है, नहीं मैच ड्रॉ हो जाता है। और मैंने आपको बताया जो ग्रैंड मास्टर है ये अभी तक का हाईएस्ट चेस टाइटल दिया जाता है फीडे के थ्रू। और इंटरनेशनल मास्टर ये ग्रैंड मास्टर के अंडर में आता है। ग्रैंड मास्टर इंटरनेशनल मास्टर से ऊपर होते हैं। और चेस में ही ईलो रेटिंग होती है। क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, क्योंकि चेस को लेकर 2 बार प्रश्न पूछ चुका है यूपीएससी। तो ईलो रेटिंग के बारे में पूछा जा सकता है। तो ईलो रेटिंग बेसिकली क्या होती है, ये कुछ नंबर्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं चेस प्लेयर्स को रैंकिंग प्रोवाइड करवाने के लिए, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर, कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। फिर यहीं पर एक कैंडिडेट टूर्नामेंट होता है, और कैंडिडेट टूर्नामेंट के बाद ही यहाँ पर वो जो लोग हैं जो कैंडिडेट टूर्नामेंट खेलते हैं यहीं से क्वालिफाई होते हैं, फिर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप तक पहुँचते हैं। फिर चेस ओलंपियाड नाम का एक और इवेंट होता है। इसमें इंटरनेशनल टीम के बीच में कंपटीशन होता है। ये भी हर 2 साल में चेस ओलंपियाड कंडक्ट किया जाता है। इंडिया का अचीवमेंट आपको पता है, विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने। 1988 में 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन बने। इनको टाइगर ऑफ मद्रास बोला जाता है। पद्म विभूषण, खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड से यहाँ पर इनको सम्मानित किया जा चुका है। आज के समय पर राइजिंग स्टार जो हैं वो हैं डी गुकेश, और यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं वो लास्ट ईयर 2024 में। फिर उसके बाद में आर प्रगनंदा, नाम नहीं भूल सकते। दिव्या देशमुख आज के समय पर ये भी चर्चाओं में, फर्स्ट इंडियन वेमेन जिन्होंने विमेंस वर्ल्ड कप को होल्ड किया है, और इंडिया की 88 ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। आज आप देखोगे टॉप फीमेल प्लेयर्स, जो दुनिया में टॉप फीमेल प्लेयर्स हैं उनमें इंडियंस के ही सबसे ज़्यादा नाम हैं। आज जैसे यहाँ पर आप देखोगे आर वैशाली, डी हरिका, कोनेरू हम्पी, इनके बाद यहाँ पर जो चौथा नाम आता है वो दिव्या देशमुख का आता है। चेस ओलंपियाड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो सर ये तो चेस ओलंपियाड रिसेंटली हुआ है। हाँ, भारत ने 44वां चेस ओलंपियाड 2022 में आप कह सकते हैं होस्ट किया था चेन्नई के अंदर।
इंडिया ने यहाँ पर ओपन कैटेगरी में 2020 में ब्रॉन्ज मेडल को हासिल किया था और वुमेन टीम में गोल्ड को हासिल किया था। तो चेस ओलंपियाड में भी इंडिया का दबदबा पिछले कुछ समय पर तेजी से बढ़ा है। बाकी आपको पता होना चाहिए, जैसे फीडे नाम की बॉडी जो है ना, ये इंटरनेशनल लेवल पर चेस को रेगुलेट करती है, वैसे ही भारत के अंदर में चेस को गवर्न करने वाली जो बॉडी है उसका नाम है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। चेन्नई को कई बार हम बोलते हैं चेस कैपिटल ऑफ इंडिया। आपसे वनडे एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है चेस कैपिटल ऑफ इंडिया, वो यहाँ पर चेन्नई है। और इस बार खेलो इंडिया में चेस को इंक्लूड किया गया है और ग्रैंड मास्टर के लिए गवर्नमेंट अलग से फंड, ट्रेनिंग और भी अलग अलग प्रकार की जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवा रही है, यानी कि वो जो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स हैं वो भी दिए जा रहे हैं। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। पूरा का पूरा एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया है, कुछ बेसिक क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। मैं आप लोगों से चाहता हूँ प्लीज़ आप लोग यहाँ पर इस वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एक सैम्पल एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये नीचे आपको ये प्रश्न दिख रहा होगा, वीडियो पॉज करना और इसका उत्तर देना। मुझे लगता है सभी को पता होगा। प्रश्न क्या है? द एंशिएंट गेम ऑफ चतुरंगा कंसिडर द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न चेस, यानी जो ये आज के समय का चेस है दोस्तों, ये ओरिजिनेट हुआ है चतुरंगा से। और ये जो चेस है ये किस डायनेस्टी के अंदर में ओरिजिनेट हुआ भारत में, ये आपने बताना है। कौन सी डायनेस्टी में यहाँ पर चेस सबसे पहले शुरू किया गया? मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी या फिर कुशन डायनेस्टी? फटाफट वीडियो पॉज करो और इसका आंसर लिखो। मुझे लगता है सभी लोगों को यहाँ पर इसका आंसर पता है। लिख देना आंसर, मैं बताऊंगा नहीं। आगे आते हैं। देन अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है वो हमारा पेज नंबर 3 पर है। बिल्कुल आप देखोगे नीचे है, ये हम द हिंदू का इंटरनेशनल एडिशन न्यूज़पेपर का यूज़ कर रहे हैं। ये आर्टिकल पेज नंबर 3 पर है, याद रखना। और ये जो टॉपिक आपके सामने है ये आपका जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केरला के अंदर जो गोल्डन जैकाल है इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। गोल्डन जैकाल इस प्रकार का गोल्ड कलर का जो भेड़िया होता है ना, उस तरीके के दिखाई पड़ता है। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, गोल्डन जैकाल की जो पॉपुलेशन है वो अच्छी खासी है और इसीलिए गोल्डन जैकाल को आईयूसीएन के अंदर में करंट समय पर लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है। लीस्ट कंसर्न मतलब इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है तो ज़्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। तो अब क्या हो रहा है कि इनके जो हैबिटेट हैं, जिन जब जंगलों में ये रहते थे तो इनके जंगलों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया गया। अब इनका हैबिट जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर ये अकेले जंगल में रहना पसंद नहीं करते। अब यहाँ पर इनका जो प्रेफर्ड हैबिटेट है ये बताया जा रहा है, वो ये तो या तो फिर जो नारियल के खेत होते हैं वहाँ पे इनको रहना पसंद है, या ये रूरल सेटलमेंट्स तक पहुँच चुके हैं। जो गांव के अंदर लोग रह रहे हैं वहाँ तक यहाँ पर ये पहुँच चुके हैं। इवन अर्बन एरियाज़ में, शहरों तक यहाँ पर ये गोल्डन जैकाल पहुँच चुके हैं। कुछ कुछ प्रतिशत शहरों में भी रह रही है। कहने का मतलब यह है पिछले कुछ समय पर गोल्डन जैकल के अंदर में एक बड़ा चेंज आया है। चेंज ये आया है कि इन्होंने ह्यूमन ऑल्टर्ड एनवायरमेंट एरिया को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। जहाँ पर इंसान रह रहे हैं वहीं पर ये गोल्डन जैकल भी पिछले कुछ समय से रह रहे हैं। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन वहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। तो इससे कुछ समस्याएं हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट सा क्रिएट हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं जो नॉर्मल तरीके से हमारे सड़कों पर जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन डॉग में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होगा, डॉग की पॉपुलेशन ये डिस्ट्रॉय कर सकता है गोल्डन जैकाल, या फिर डॉग के साथ में हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है ना। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है, जिससे क्या होगा, जब ये गोल्डन जैकाल डॉग के साथ में ब्रीड करेगा तो एक नई स्पीशी यहाँ पर मिल सकती है। उसमें कुछ जेनेटिकल इश्यूज हो सकते हैं, नई बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो वो समस्याएं यहाँ पर मेंशन की जा रही हैं। समझ गए कि ये जो गोल्डन जैकाल है आज के समय पर हैबिट चेंज हो चुका है। केरला में इसको लेकर स्टडी करी गई। स्टडी में पता चला कि आज के समय पर केरला में लगभग 20,000 से लेकर 30,000 के आसपास गोल्डन जैकाल की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। प्रॉब्लम यह है कि अब ये गोल्डन जैकल ह्यूमन सेटल्ड एरिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इनका जो रहने का एक जो मेन तरीका था जंगलों में रहने का, वो चेंज हो रहा है। जहाँ पे इंसान रह रहे हैं वहाँ तक इनकी पॉपुलेशन पहुँचती चली जा रही है। वो चीज़ इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। लेकिन इस आर्टिकल को पढ़कर कुछ नहीं होने वाला, सच बता रहा हूँ। ये केवल एक जरिया है। अगर एग्जामिनर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और उसके बाद क्वेश्चन बना रहा है, तो यहाँ से जब वो सवाल पूछेगा ना, तो क्या पूछेगा, गोल्डन जैकाल के बारे में, कि अभी तो रिसेंटली न्यूज़ में था। तो पेपर अगर बना तो आर्टिकल तो मैंने लगा दिया यहाँ पर, लेकिन एग्जाम के लिए ये फैक्ट्स थोड़े इकट्ठे करके चलिएगा दोस्तों, इसके बिना आपका काम नहीं बनने वाला। ठीक है, जैसे गोल्डन जैकल नाम आपको समझ में आ चुका है, इसका साइंटिफिक नेम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो याद रखना है कि ये वोल्फ लाइक कैनिड है। जैसे भेड़िया होता है ना, उस प्रकार का यहाँ पर ये एक स्पीशी है। इसका नेचर है ओमनीवोरस। जब मैं बात करता हूँ ओमनीवोरस की, तो ये कह सकते हैं कि जानवर भी खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार की फीचर इनके अंदर में देखने को मिलता है। ऐसे दिखाई पड़ते हैं ये गोल्डन जैकल। क्लियर हुआ? अब उसके बाद दोस्तों शेल्टर देखोगे तो कई बार ना ये गोल्डन जैकल क्या करते हैं, जगह जगह कई गुफाएं बनाते हैं, उस गुफा में इनको रहना पसंद है।
ठीक है। एक्टिविटी की बात करेंगे क्योंकि जब आप देखते हैं जो अलग अलग प्रकार की जानवरों की प्रजातियां होती हैं, या तो वो नॉक्टर्नल होती हैं या डायर्नल होती हैं। नॉक्टर्नल मतलब जो जानवर रात में जागता है, दिन में सोता है, और ये या फिर डायर्नल होती है। डायर्नल मतलब दिन में जागता है, रात में सोता है। आप देखोगे गोल्डन जैकाल के अंदर में दोनों प्रकार के फीचर हैं। एक तो ओमनीवोरस भी है, ठीक है, जानवरों को भी खाता है, पेड़ पौधे भी खाता है। और इसमें ये वाले भी दोनों फीचर्स हैं। ये वाले दोनों फीचर मतलब नॉक्टर्नल भी हैं, ह्यूमन डोमिनेटेड एरियाज़ के अंदर जहाँ पर इंसान रह रहे हैं, वहाँ पे जब गोल्डन जैकाल है तो वो रात में जागते हैं। या फिर कुछ ऐसे एरियाज़ जंगलों में जब रहते हैं तो ये दिन में जागते हैं। तो पार्टली डायर्नल भी हैं, याद रखिएगा, पार्टली, थोड़े बहुत डायर्नल भी हैं, कभी कभी दिन में भी जागते हैं। डाइट अगर आप देख पाओगे तो फ्रूट्स भी खाते हैं, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे मैमल, बर्ड, रेप्टाइल्स, ये सब खाने का काम करते हैं। कई बार कूड़ा भी खा लेते हैं ये, ठीक है। तो कई बार कूड़ा साफ करते हैं, इसलिए एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंस भी माना जाता है गोल्डन जैकाल का। आई होप ये क्लैरिटी मिली। अब देखो एग्जाम में ना दूसरे टाइप का जो प्रश्न बनता है वो होता है जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि ये बताओ गोल्डन जैकाल की पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पे मिलती है। प्रश्न पता है कैसे बनेगा? ये वो स्टेटमेंट दे देगा कि गोल्डन जैकाल केवल और केवल भारत में सीमित होता है। तो क्या भारत तक सीमित है इसकी आबादी? बिल्कुल नहीं। गोल्डन जैकाल की पॉपुलेशन दोस्तों यहाँ पर याद रखना, नॉर्थ और ईस्ट अफ्रीका में भी है, दुनिया में भी पाई जाती है, साउथ ईस्ट यूरोप में भी पाई जाती है, एशिया और म्यांमार में भी पाई जाती है, नेपाल वगैरह के अंदर भी इसकी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। इंडिया में तो है ही, लेकिन दुनिया भर में और भी प्रजाति मिलती है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका ये वाला टेबल, ठीक है। यहाँ से तीसरे टाइप का प्रश्न बन सकता है या तीसरा स्टेटमेंट दे सकता है। जैसे आईयूसीएन के अंदर में ये कौन से स्टेटस में कवर किया गया, मैंने आपको बताया इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है तो इसलिए लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है। साइट्स के अंदर, साइट्स बेसिकली क्या है, ये ट्रेड को लेकर जानवरों का व्यापार जो होता है ना, व्यापार के नियमों को रेगुलेट करता है साइट्स। तो इसके अंदर में इसको अपेंडिक्स 3 में कवर किया गया, यानी व्यापार कर सकते हैं गोल्डन जैकाल का, लेकिन उसमें थोड़े से रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, थोड़ा पूछताछ करने के बाद में व्यापार हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में स्केड्यूल 1 में कवर किया गया है, यानी गोल्डन जैकाल को हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है कि आप इसका हंटिंग नहीं कर सकते, आप शिकार नहीं कर सकते। अगर शिकार करेंगे तो उस व्यक्ति के ऊपर में कुछ एक्शन, सख्त एक्शंस लिए जा सकते हैं। ये बात हो गई इसके कंजर्वेशन स्टेटस। कंजर्वेशन स्टेटस बोले तो प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात आती है मेजर थ्रेट्स की। ये प्रोटेक्शन हमने दी क्यों है जब इनकी पॉपुलेशन है अच्छी खासी? पॉपुलेशन है इसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन कम नहीं हो रही है, एक्चुअली में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, जंगल तबाह किए जा रहे हैं, तभी तो यहाँ पर ये गोल्डन जैकाल इंसानी एरियाज़ में पहुँच रहे हैं, तभी तो जो ह्यूमन हैबिटेशन है वहाँ तक ये जा चुके हैं। जब वो जाते हैं तो कई बार मतलब आमना सामना हो जाता है इंसानों का और इस गोल्डन जैकाल का, तो फिर कई बार इंसान गोल्डन जैकाल को मार देगा या गोल्डन जैकाल मार देगा, तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है। रेबीज़ के रिस्क बढ़ सकते हैं क्योंकि गोल्डन जैकाल में बहुत सारा जो रेबीज़ वायरस है वो देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा कई बार ये कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा खाते हैं, कि कूड़ा बहुत ज़्यादा फैलाते भी हैं इधर उधर, तो इससे बीमारी फैलने का जो चांस है वो बढ़ सकता है। या जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उन गलियों में, जो आप कह सकते हैं स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनके साथ में ब्रीड कर सकते हैं, जिससे जो कुत्तों की जेनेटिक्स है वो पूरी चेंज हो सकती है। तो ये भी एक समस्या है एनवायरनमेंट के पर्पज़ से। हालांकि गोल्डन जैकाल के एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस भी है। एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे हम गिद्ध की बात करते हैं, वल्चर्स की बात करते हैं, तो वल्चर क्या करता है, जो भी जानवर मर जाता है उस जानवर को वो खाने लगता है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर गोल्डन जैकाल है, कई बार क्या होता है, बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट है या फिर डेड एनिमल्स हैं, तो डेड एनिमल्स को खाने का काम करता है, और डेड एनिमल्स को खाकर ये हमारे एनवायरनमेंट को बचा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर डेड एनिमल ऐसे ही पड़ा रहता, उसमें बहुत सारे और भी बैक्टीरिया लगते हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती हैं, तो वो उसको खा के ख़त्म कर देता है, जिससे बीमारी नहीं बनती। समझ रहे हैं? तो इसका एक एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंस भी है, और अलग अलग प्रकार की बीमारियों को ये फैलने से, स्प्रेड होने से बचाता है। आई होप ये क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। नाउ एक और क्वेश्चन यहाँ से मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, प्लीज़ इसका आंसर आप सभी लोग दीजिएगा। एक क्वेश्चन तो मैंने ऊपर दे दिया, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ये इसका आंसर भी आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। प्रश्न क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गोल्डन जैकाल इज करेक्ट। गोल्डन जैकाल को लेकर दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आप लोगों को बताना है। पहला, गोल्डन जैकाल को हमने आईयूसीएन के अंदर में वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया है। दूसरा, गोल्डन जैकाल जो है ये स्ट्रिक्टली डायर्नल होता है, केवल डायर्नल होता है। डायर्नल मतलब केवल रात में जागने का काम करता है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर है 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं, या फिर D दोनों गलत हैं। फटाफट आंसर लिख दो, मैं आंसर नहीं बताने वाला, मुझे सबके आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में चाहिए। अगला आर्टिकल, नाउ ये वाला जो आर्टिकल है दोस्तों, ये आपको पेज नंबर 6 पर मिलेगा, ये बहुत काम का है और ये कल भी पब्लिश होने वाला है, क्योंकि जो निसार सैटेलाइट है इसको हम लोग GSLV रॉकेट पर रख चुके हैं और कल इसको लॉन्च किया जाएगा।
ये सब कुछ प्रिपरेशन जो है वो रेडी हो चुकी है और कल श्रीहरिकोटा में यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्च करेंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका था 30 जुलाई, कई दिनों से मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, 30 जुलाई को निसार सैटेलाइट लॉन्च होगा। इस निसार सैटेलाइट का फ़ायदा क्या है ये भी जानेंगे। और आज ना न्यूज़पेपर में इसी के बगल का आर्टिकल है, इंडिया जापान के रिलेशंस के बारे में बात कर रहा है ना। तो जापान जो है ये भारत को बुलेट ट्रेन गिफ्ट भी कर रहा है, 2 ट्रेन्स गिफ्ट में आ रही हैं और फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया में लगाया जा रहा है, मुंबई टू अहमदाबाद। उसमें भी जापान हमारी हेल्प कर रहा है, फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहा है। तो वो सब चीज़ें क्या हैं वो भी डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल काम के हैं। पहले हम लोग इस वाले आर्टिकल को समझ लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। देखो, निसार सैटेलाइट पिछले कई सालों से चर्चाओं में है, ठीक है। इस निसार का फुल फॉर्म क्या है पहले ये आपको पता होना चाहिए। जो एन और आई है ना, देखो एन से हो गया नासा यानी कि यूएसए की स्पेस एजेंसी, आई से हो गया अपने देश की स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो। तो नासा और इसरो यहाँ पर इन दोनों स्पेस एजेंसी के बीच का ये कोलैबोरेशन है, याद रखिएगा, निसार सैटेलाइट। अब नासा इसरो के बाद में यहाँ पर ये जो SAR है, इस SAR का मतलब क्या है? S से है सिंथेटिक, A से अपर्चर और R से रडार, सिंथेटिक अपर्चर रडार। और इस सिंथेटिक अपर्चर रडार का मेन काम क्या होगा? हमारे अर्थ को ऑब्जर्व करना, पृथ्वी पर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ़ कितनी पिघल रही है, हमारा वेजिटेशन कैसा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या हो रहा है, तो वो सब चीज़ें ये आसमान से ऑब्जर्व करेगा, अंतरिक्ष से ऑब्जर्व करेगा और हाई क्वालिटी की इमेजेस हमको ये सेंड करेगा। तो ये याद रखिएगा, नासा और इसरो के बीच का सिंथेटिक अपर्चर रडार है, इसको नाम दिया गया निसार। ये एक सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट को तैयार कर लिया है। इस सैटेलाइट में बहुत सारा योगदान नासा का है और बहुत सारा योगदान इसरो का है। और इस सैटेलाइट को लॉन्च करने की जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हमारे इसरो को दी गई। तो देखिए, सब तैयारी हो चुकी है, रॉकेट तैयार है बिल्कुल। इसमें जो सैटेलाइट है वो ऊपर रखा जाता है इस वाले पोर्शन में, और नीचे आप देखोगे इस रॉकेट के ये बूस्टर हैं। जब ये रॉकेट निकलेगा तो ये बूस्टर्स यहाँ पे स्टार्ट होंगे। बूस्टर्स स्टार्ट होने के बाद में ये बूस्टर बाद में खुल जाएंगे। इसका स्टेज 1 खुल जाएगा, स्टेज 2 खुल जाएगा, स्टेज 3 खुल जाएगा। ऐसे जो स्टेजेस हैं वो अलग हो जाएंगे। बाद में इतना पोर्शन अंतरिक्ष में जाएगा और इसमें से जो सैटेलाइट है वो लॉन्च हो जाएगा और उस सैटेलाइट को जिस ऑर्बिट में हमने लॉन्च करना है वो उस ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। किस ऑर्बिट में लेकर जा रहे हैं? तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में हम इस सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। इस बात को लिख लीजिएगा, इस आर्टिकल में मेंशन है। अभी सब बताऊंगा, मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए, तो सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कितनी दूरी पर है? ये लगभग हमारे पृथ्वी से 743 किलोमीटर्स ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ये आपको क्लियरली आर्टिकल में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट है ये 2392 यानी 2392 किलोग्राम्स की सैटेलाइट है। ये पहली सैटेलाइट होने वाली है जो अर्थ को ऑब्जर्व करेगी डुअल सिंथेटिक अपर्चर रडार से। 2 रडार इसमें होने वाले हैं। नासा का एक रडार है जिसका नाम है एल बैंड, इसरो का दूसरा रडार है जिसका नाम है एस बैंड। दोनों रडार्स यहाँ पर यूज़ होंगे और 5 साल का यहाँ पर इस मिशन का लाइफ होने वाला है। इन 5 सालों में ये सैटेलाइट पूरे पृथ्वी को बेहतरीन तरीके से ऑब्जर्व करेगा, हाई क्वालिटी के इमेजेस भेजेगा, हमारा वेदर का डेटा भेजेगा। साथ ही साथ में जैसे मैंने आपको बताया जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे नीचे एनवायरनमेंट में, बर्फ़ जैसे पिघल रही है, वेजिटेशन में जो भी बदलाव आ रहा है, शिप को कहीं पर डिटेक्ट करना है, कोई यहाँ पर स्टॉर्म आ रहा है तो आंधी तूफान है, वो सारी की सारी जानकारी, वो सारी हाई क्वालिटी की इमेजेस हमको मिलने वाली हैं। समझ गए? पहले 90 दिन यहाँ पर इस लॉन्च के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए ये रेलिवेंट मिशन है जो लगातार काम करेगा। तो कल भी ये आर्टिकल चर्चाओं में रहेगा और याद रखना कल जब ये डिस्कशन होगा इसका कि ये लॉन्च हो चुका है, तो अगर कोई इशू नहीं हुआ तो लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये लॉन्च हो जाता है तो कल आर्टिकल छपेगा फ्रंट पेज पर। मैं वापस से आपको कल इसी वीडियो में भेजूंगा, यानी आज के वीडियो में, कि यहाँ से पढ़ लो निसार के बारे में, क्योंकि हम डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन इस आर्टिकल में केवल इतना पढ़ना बेवकूफ़ी रहेगी सच में, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो डिफरेंट तरीके से पूछा जाएगा। वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे बनेगा। सबसे पहले ये आर्टिकल मैंने लगा दिया है, आर्टिकल हम पढ़कर आ चुके हैं अपने अखबार से। अब दूसरी बात सुनिए, इसकी लॉन्च डेट कल होने वाली है, कल वेडनेसडे है। लॉन्च टाइम यहाँ पर बात हो रही है, अब जो ही होगा कल लॉन्च हो जाएगा, जो सब इन्फॉर्मेशन अपने सामने होगी। कौन से व्हीकल से लॉन्च कर रहे हैं? भारत का रॉकेट है। ये कौन सा रॉकेट है? GSLV। 2 रॉकेट्स हम इस्तेमाल करते हैं, वैसे रॉकेट बहुत सारे हैं, PSLV भी इस्तेमाल करते हैं। मेजर मिशन को लॉन्च करने के लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कोई मिशन दूर लॉन्च करना है तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल करते हैं। तो GSLV व्हीकल, GSLV F-16 का यहाँ पे यूज़ किया गया है,
ठीक है। कहाँ से लॉन्च हो रहा है ये? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च हो रहा है। और ये कहाँ पे जाएगा सैटेलाइट? हमारे पृथ्वी से 743 किलोमीटर दूर जो एक ऑर्बिट है जिसको हम बोलते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट को हाथों हाथ कवर कर लो। आप देखोगे एक होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हमारे पृथ्वी से लगभग 35 से 36 हज़ार किलोमीटर की दूरी पर होता है, जहाँ पे बड़े सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं। जीएसएलवी मार्क 3 करके जो हमारे बड़े बड़े रॉकेट हैं, हैवी रॉकेट हैं, वो उन मिसाइल को इतनी दूरी पर लॉन्च करते हैं। फिर एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट, जो बिल्कुल पृथ्वी के पास में होता है, जो 1000 किलोमीटर से अंदर अंदर भीतर भीतर हम लोग जब सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो वो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च होता है। ऐसे ही सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है ये भी यहाँ पर ऐसे कह सकते हो आप, हमारे पृथ्वी के पोलर रीजन्स को ही इस तरीके से ऑर्बिट करेगा, लेकिन ये 600 टू 800 किलोमीटर्स की दूरी होती है। जैसे आप देखोगे ये जो निसार सैटेलाइट है ये 743 किलोमीटर की दूरी पर जाने वाला है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये निसार क्या है? ये आप जान चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, क्योंकि ये कोलैबोरेशन है बिटवीन नासा एंड इसरो। इसका वेट वगैरह याद मत रखिएगा, मिशन याद रखिए 5 साल के लिए ये होने वाला है। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि दुनिया की ये पहली सैटेलाइट है जिसमें 2 सिंथेटिक अपर्चर रडार होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, दुनिया की पहली सैटेलाइट। और इसमें एक होगा एल बैंड रडार जो नासा देगा, एस बैंड रडार जो बेसिकली इसरो देगा। और दे चुका है, तैयार हो चुका है सब कुछ। पर्पस यही है कि हमारे अर्थ के सरफेस को बेहतरीन तरीके से मॉनिटर करना, हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन इमेजेस को प्रोवाइड करवाना, चाहे दिन हो रात हो, हाई क्वालिटी की इमेजेस हमको मिलती रहे। फिर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? रडार के अलावा इसमें एंटीना है, सैटेलाइट बस है। जैसे एंटीना भी नासा ने बनाया है इसका, सैटेलाइट बस यहाँ पर इसरो दे रहा है। इसमें वो किस ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये हमारे पूरे अर्थ को हर 12 दिन में स्कैन कर करके इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहेगा। नाउ अब निसार का यूज़ क्या है? देखो यहाँ से प्रश्न बनेगा एग्जामिनेशन में, लिख लेना कोई चीज़ है कि भाई ये निसार हमने जो मिशन लॉन्च किया है ये करेगा क्या, इसका रेलिवेंट रोल क्या होगा, ये पूछेगा यूपीएससी 100% अगर नेक्स्ट ईयर निसार को लेकर प्रश्न बना तो, कि भाई इसका कौन कौन से एरिया में ये काम करने वाला है। पहला, क्या ये अर्थक्वेक और वॉल्केनो को मॉनिटर कर सकता है? बिल्कुल। ठीक है, तो जहाँ पे ग्राउंड डिफॉर्मेशन को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन देगा। क्रायोस्फीयर की इन्फॉर्मेशन देगा, यानी कि जो आइस शीट है, जो बर्फ़ पिघल रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी हमको देने वाला है। इकोलॉजी की इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो हमारा वेजिटेशन हेल्थ है, पेड़ पौधे हैं या पेड़ों की कटाई हो रही है, वो इन्फॉर्मेशन भी देगा। ठीक है। हाइड्रोलॉजी वाले एरिया में हम इस मिसाइल का इस सैटेलाइट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो हमारे मिट्टी में नमी कितनी है या पानी का रिसोर्सेज कितने ज़्यादा प्रेजेंट है पृथ्वी पे, वो डेटा आने वाला है। ठीक है। मैरीन मॉनिटरिंग करेगा, यानी हमारे जो समुद्र का आइस क्लासिफिकेशन है वो मॉनिटर करेगा, जहाज़ों को डिटेक्ट करेगा। ठीक है। हमारी जो कोस्टल लाइंस हैं वो कैसे चेंज हो रही हैं वो यहाँ पर बताएगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए सैटेलाइट यूज़ हो सकता है, जहाँ पर रियल टाइम डेटा हमको शेयर करेगा, साइक्लोन का, फ्लड का या लैंडस्लाइड के रिस्पॉन्सेस का डेटा हमको ये शेयर करेगा। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसके एप्लीकेशंस, इसके यूजेस क्या क्या हैं। नाउ अब यहाँ पर जो ये मिशन है नेक्स्ट 5 ईयर्स तक वर्क करेगा, ये बार बार आपको बताया दिया गया है। प्रीलिम्स के लिए ये 4 से 5 फैक्ट्स पढ़कर जाइएगा, काम खत्म। अब मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि एक क्वेश्चन है, प्लीज़ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। आंसर मैं आज एक भी प्रश्न का नहीं बताऊंगा, सबके आंसर आपको देना है। मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को ध्यान से सुने। मैं हाथों हाथ बता दूंगा तो कोई वैल्यू नहीं करेगा उस क्वेश्चन की, जैसा होता है। तो आप सुनिएगा प्रश्न को और हाथों हाथ नीचे आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का ये क्वेश्चन। क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द निसार सैटेलाइट इज आर करेक्ट। निसार को लेकर ये तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है निसार सैटेलाइट को लेकर? पहला, निसार जो है ये पहली सैटेलाइट है जो डुअल फ्रीक्वेंसी रडार का यूज़ करेगी हमारे अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। दूसरा, निसार सैटेलाइट को हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, बेसिकली इसको जो लॉन्च किया जाएगा ये इसरो के PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम श्रीहरिकोटा। तीसरा कहता है कि निसार जो है ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में काम करेगा और हमारे पृथ्वी को हर 12 दिन में स्कैन करेगा। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर A 1 and 3 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 ओनली या फिर D तीनों के तीनों सही हैं। फटाफट लिख दो आंसर जल्दी से। आंसर नहीं बताने वाला, लिखना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है कि ये आंसर है, तीनों पॉइंट ये क्यों गलत है, ये वाला पॉइंट क्यों सही है, बताना है। ठीक है, ताकि मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए, कि आप कंसंट्रेशन लेवल पर हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल। नाउ अगेन दिस आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पर मैंने आपको बताया इसी के बगल में आज न्यूज़पेपर में ये टॉपिक प्रेजेंट है। इसको आप GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस वाले झोले में डालेंगे। क्या बात हो रही है? इंडिया जापान
ऑफिशियली डिस्कस कर रहे हैं। और अभी कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट होने वाली है जापान में, तो उसको लेकर यहाँ पर थोड़ा पहले से ही तैयारी हो रही है। तो पीएम मोदी जापान विजिट कर सकते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री साहब, इन्होंने बताया। और अभी के समय पर जापान के भी एक वाइस मिनिस्टर जिनका नाम है टाकेहारो, ये अभी दिल्ली आए और कल इनके साथ में डिस्कशन हुआ कि कैसे इंडिया और जापान मिलकर बड़ी बड़ी समस्याओं को डील कर सकता है। और दोनों ही साइड्स यानी भारत और जापान दोनों ने मिलकर समझा कि आज के समय का एक जो बड़ा लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें जापान कैसे भारत की हेल्प करेगा। जैसे एक सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बात हो रही है वो है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हम लोगों ने लाइन तैयार की है, ये अहमदाबाद से मुंबई तक चलेगी। और अहमदाबाद से मुंबई तक जो ये ट्रेन चलने वाली है वो होगी शिंकानसेन बुलेट ट्रेन। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है शिंकानसेन क्या है, तो शिंकानसेन बुलेट ट्रेन है। और इसमें दोस्तों ये भी बताया गया है, जापान टाइम्स ने खुद यहाँ पर मेंशन किया था अभी कुछ टाइम पहले, कि जापान जो है ये भारत को दो लेटेस्ट टाइप की, जो लेटेस्ट वाली ई10 शिंकानसेन ट्रेन है वो गिफ्ट भी करने वाला है। और यही ट्रेन फिर जापान और इंडिया दोनों साइड चलेंगी। जापान की लेटेस्ट ट्रेन है जो जापान में चलेंगी, तो वही ट्रेन्स इंडिया में भी चलेंगी। दो ट्रेन्स ये आने वाली हैं और फिर जो बाकी ट्रेन्स चलेंगी बुलेट ट्रेन वो ई10 से पहले वाली सीरीज़ है। ई3 ई5 वो वाली सीरीज़, पुरानी वाली सीरीज़ भी हम लोग चलाने वाले हैं, याद रखेगा। अब इसी सब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है अश्वनी साहब, उन्होंने ये चीज़ बता दी है कि देखो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे के जो ये प्रोजेक्ट है इसमें काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। गुजरात का जो पोर्शन है वो हमने कवर कर दिया है और गुजरात के बाद यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये आधा पोर्शन दिसंबर 2027 तक कवर हो जाएगा। और एक्सपेक्टेड यह है कि जो ये पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट है ये दिसंबर 2029 तक पूरा तैयार हो जाने वाला है, जिसके बाद बुलेट ट्रेन 2029 में इंडिया में चलने वाली है। ये जो यहाँ पर मीटिंग हुई है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई है, जहाँ पर जापान के वाइस मिनिस्टर और साथ ही साथ में हमारे फॉरेन मिनिस्टर, इनके बीच में ये सब डिस्कशंस हुआ है, जिस दौरान ये सब कुछ बातें बताई गई। और याद रखना आने वाले समय पर पीएम मोदी की भी एक विजिट होने वाली है जापान में, जो इस आर्टिकल में मैंशनड है। नाउ अब इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। एग्जाम के लिए मैंने आपके लिए कुछ डेटा इकट्ठा कर दिया है, कुछ नोट्स बना दिए हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर का आर्टिकल ये रहा आपका, और ये कुछ अलग से डिटेल्स ये रहीं, तो आपका पीडीएफ भी रेडी हो गया। अच्छा एक सेकेंड सर, ये पीडीएफ हमको मिलेगा कहाँ? आज तो मैं बताना भूल ही गया पढ़ते पढ़ते। तो ये पीडीएफ दोस्तों कहाँ पे मिलेगा? इसके लिए हमारे एक पेड ग्रुप है, पेड ग्रुप इनिशिएटिव को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये शानदार सा पीडीएफ वहीं पर प्रोवाइड करवाया जाता है। होता है कि एक्चुअली में कि ये जो पेड ग्रुप है, ये पेड ग्रुप में आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। दोनों भाषाओं में डेली पीडीएफ मिलते हैं, तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। ज्वाइन करने के लिए जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रुप आपके लिए अल्टीमेटली बहुत बड़े लेवल पर हेल्प करेगा। आपका अमाउंट तुरंत रिकवर भी हो जाएगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि पुराना कंटेंट भी आपके हाथ में आ जाएगा जब ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। नया कंटेंट तो मिलेगा, पुराना भी आपको मिल जाएगा सारा। तो अमाउंट हैंड टू हैंड रिकवरेबल अमाउंट है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं न्यूज़ आर्टिकल पर। तो ये तो न्यूज़ क्या है वो हमने दोस्तों समझ लिया है। प्रोजेक्ट के बारे में बात हो चुकी है। मुंबई से अहमदाबाद तक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। ये रहा दोस्तों यहाँ पर ये पूरा फोटो, ये रहा ऊपर गुजरात, नीचे आप देख पाओगे मुंबई से हमारा सीधा अहमदाबाद तक, साबरमती तक ये पूरा ट्रेन चलने वाला है, बुलेट ट्रेन। ठीक है, ये बुलेट ट्रेन चलेगा। इसमें 21 किलोमीटर की एक टनल होने वाली है और भी बहुत सारा जो कंस्ट्रक्शन है वो करंट समय पर चल रहा है। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी ट्रेन की वो 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और 2 घंटे की नॉन स्टॉप जर्नी होगी। ये जर्नी अपने आप में मैसिव है। ठीक है, आज के समय पर जैसे जो भी समय लगता है उससे बहुत कम समय लगेगा इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए। इसमें जो खर्चा है वो अपने आप में मैसिव करोड़ों रुपए का खर्चा आ रहा है, जिसमें से जापान हमको सपोर्ट भी कर रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जापान की साइड से क्या क्या सपोर्ट भारत को मिल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। और जापान कौन सी ट्रेन देगा? शिंकानसेन ट्रेन देगा। जापान इसमें सॉफ्ट लोन भी प्रोवाइड करवा रहा है। जापान कह रहा है कि हमसे पैसा भी लो। 88,000 करोड़ रुपीज़ का लोन मिल रहा है, जिसमें इंटरेस्ट बहुत कम देना है और 50 ईयर्स का टेन्योर है। 50 साल में धीरे धीरे करके जापान को ये लोन हम लौटा देंगे। साथ ही साथ में जापान ने तय किया है कि ई10 जो लेटेस्ट सीरीज़ है बुलेट ट्रेन की, वो लेटेस्ट सीरीज़ 2 ट्रेन भारत में आएंगी एज अ गिफ्ट जापान हमको देगा।
गुजरात का जो पोर्शन है इस पूरे प्रोजेक्ट का वो दिसंबर 2027 तक पूरा हो जाएगा और पूरा ये प्रोजेक्ट 2029 तक कवर हो जाएगा। ट्रेन की स्पीड होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा और आप कह सकते हैं जो डिस्टेंस कवर करना है वो है 508 किलोमीटर। तो 1 घंटा या डेढ़ घंटा लगने वाला है। इस 1.5 घंटे के अंदर में दोस्तों क्या होगा, इस 1.5 घंटे के अंदर अहमदाबाद से सीधा मुंबई यहाँ पर इंसान पहुँच सकता है। ये कनेक्टिविटी मैसिव कनेक्टिविटी हो जाएगी ना। उसके इंपॉर्टेंस की बात जब करते हैं तो ये भारत की पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, याद रखना। बहुत टाइम से चर्चाओं में है, अब फाइनली जाकर पूरा हो रहा है। पूरा होने में भी अभी समय बहुत है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट करेगा क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हम भी इसमें करने वाले हैं, ठीक है। बाकी आप देखोगे तो जापान और इंडिया के रिलेशंस को इंप्रूव करेगा। वैसे ही इंडिया और जापान के रिलेशंस अच्छे हैं, ऐसा नहीं है रिलेशंस हमारे खराब हैं। दोनों के बायलैटरल डिस्कशंस को अगर हम लोग देखते हैं तो डिफेंस और सिक्योरिटी के मामले में आपको याद होगा क्वाड नाम का एक ग्रुप है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें 4 देश हैं, इसमें इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देशों का ग्रुप है जो मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं। उसके अलावा भारत और जापान के बीच में एक नेवल अभ्यास होता है, दोनों की नेवी के बीच में एक्सरसाइज होती है जिसको बोलते हैं जिमेक्स, है ना। याद रखिएगा इसके बारे में भी। फिर अभी ना डिस्कशन जो हो रहा है वो 5G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों के भी ऊपर हो रहा है कि जापान का जो ये क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सके भारत में। आज आप देख पाओगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, फॉर एग्जांपल रेयर अर्थ मैग्नेट्स की बात करेंगे तो उस मैग्नेट का भारत में शॉर्टेज है। चाइना ने हमारे को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया है, तो इसका शॉर्टेज चल रहा है। तो इसके लिए भी हम चाइना से कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि चाइना हमारी क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को थोड़ा मेंटेन करके रखे जिससे हमारी इंडस्ट्रीज़ को झटका ना लगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया जो भी चल रहा है डिस्कशंस में क्या क्या बात हो रही है, और साथ में प्रीलिम्स का छोटा सा नोट आपको मिल गया है और यहीं पर आपको मेंस का प्रश्न भी मिलेगा। जी बिल्कुल, आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ नहीं है प्रीलिम्स के लिए, इस आर्टिकल में मेंस के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं। तो मेंस का ये पॉइंट है, प्लीज़ इसका आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। डिस्कस द स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ इंडिया जापान रिलेशंस इन द रीसेंट ईयर। भारत और जापान के जो संबंध हैं उनमें पिछले सालों में अगर आप देखोगे तो कौन कौन सा स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक डायमेंशंस देखने को मिले हैं, किस तरीके से यहाँ पर इनका जो ये दोनों सेक्शंस में रिलेशंस है वो कैसे बदलते हुए आए। 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अटेम्प्ट कैसे करना है लेट्स सी। पहले आप लोगों ने यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा समझाना है कि हाँ इंडिया जापान के बीच में एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप है, वो लंबे समय से है। आज चाहे आप इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में भी देख लो, दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं। फिर बॉडी आपने बतानी है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करेंगे तो डिफेंस के मामले में दोनों देश कॉपरेट करते हैं। क्वाड एक ग्रुप है, जेमेक्स दोनों के बीच में नेवल अभ्यास होता है। फिर इकोनॉमिक यानी आर्थिक स्थिति में देखोगे तो स्मार्ट सिटी में कोलैबोरेट हो रहा है। जापान बुलेट ट्रेन्स प्रोवाइड करवा रहा है भारत के अंदर में। जापान FDI बहुत सारा लेकर आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है। तो भारत में टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से जापान एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। टेक्नोलॉजी के मामले में 5G, ग्रीन हाइड्रोजन जापान प्रोवाइड करवा रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स में सपोर्ट करने को तैयार है। पीपल टू पीपल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। आज भारत से योगा जापान में पहुंचा है ना। टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर इंडियंस जापान जाते हैं, जापानीज इंडियंस आते हैं। कल्चर एक्सचेंज आपको दोनों कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिलेगा। तो ये आप बॉडी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं और लास्ट में यहाँ पर अपना कंक्लूजन देके इस पूरे गेम को समाप्त कर सकते हैं, यानी ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन लिखने के बाद में सबमिट कहाँ पे करना है, सीधा टेलीग्राम पर पहुँचना और वहाँ पे जाकर आपने लिखना है दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल पर 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं और एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं ना। आज हम सबसे पहले आएंगे पेज नंबर 8 पर और अपना एडिटोरियल की तरफ आ चुके हैं। तो एडिटोरियल, हर कोई एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं होता है। प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट इस पर मत किया करो, थोड़े फैक्ट्स पे ज़्यादा जोर दिया करो ताकि प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी मेंस लिखोगे, और जो ये आर्टिकल मैं समझाता हूँ उस पर प्रीलिम्स मेंस दोनों एस्पेक्ट होते हैं। तो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम। बहुत लेंदी एनालिसिस करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट भी इन्हीं आर्टिकल्स को घुमा घुमा के खींचता रहूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो कंटेंट इनफ है यहाँ पर सटीक तरीके से मिल जाता है, इतना ही पढ़ना है आपको। 1 आवर के अंदर अंदर सेशन को कंप्लीट करना है हर हाल में, ठीक है, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है। मतलब आप अगर 1 आवर 40 मिनट्स का सेशन है तो उसको कब निपटा पाओगे? बीच में ब्रेक भी लोगे, लगातार कंसंट्रेशन अपने उस लेवल का है नहीं, ठीक है। तो ब्रेक लोगे तो वो वीडियो जाकर 3 घंटे में कंप्लीट होगा। आपने 7 आवर्स की स्टडी सेट की थी, 3 घंटे निकल गए, 4 बचे 4 घंटे। अब उस 4 घंटे में क्या पढ़ोगे? टाइम को थोड़ा स्मार्टली आपको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। कल का वीडियो थोड़ा लेंदी हुआ आपने देखा, लेकिन कल कंटेंट बहुत ज़्यादा था इसलिए।
पिछले कुछ समय पर मेरा स्पेशल फोकस रहा है कि एक्यूरेटली सटीक इन्फॉर्मेशन दे के आपका सेशन 1 आवर्स के अंदर ख़त्म किया जाए, और ऐसा ना हो कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाए। नहीं, वो नहीं करने वाला दोस्त मैं। वो मैंने आज तक नहीं किया कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट काम की चीज़ें छोड़ दी, वो छोड़ दिया। भले ही नेक्स्ट डे कवर किया हो, लेकिन छोड़ा नहीं है। ठीक है। हाँ, तो आगे आते हैं। यहाँ पर आप देखोगे एडिटोरियल सेक्शन में ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, और इस आर्टिकल में गाज़ा को लेकर डिस्कशन हो रहा है। रिसेंटली क्या हुआ, फ्रांस ने बोला कि गाज़ा को हम मतलब फ़िलिस्तीन जो है इसको स्टेटहुड का दर्जा देंगे। अब ये आर्टिकल कल ही डिस्कस कर चुका हूँ। कल ही मैंने आपको एडिटोरियल समझाया था कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है गाज़ा में। इंडिया फ़िलिस्तीन का पूरा रिलेशन मैंने आपको समझाया कि इंडिया फ़िलिस्तीन को किस तरीके से रिकग्निशन देता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ कैसे रिकग्निशन देती है, गाज़ा पट्टी, सब कुछ मैंने डिटेल से कवर किया है। तो प्लीज़ कल वाला लेक्चर जब देखोगे तो एडिटोरियल वहाँ से कवर कर लेना। एक एडिटोरियल यहाँ पर यह है, दूसरा एडिटोरियल जो ये काम का है हमारे लिए, ये बात करता है चोला एम्पायर के बारे में या चोला डायनेस्टी के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो आपको पता है रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु को विजिट करते हैं, और तमिलनाडु में आप देखोगे तो बहुत सारे स्पीचेस इनके साइड से दिए गए, और उन स्पीच के अंदर में चोला डायनेस्टी पे एक स्पेशल फोकस किया गया। पीएम मोदी कहते हैं जो चोल साम्राज्य था हमारे इतिहास का एक बहुत ही पावरफुल साम्राज्य, तो ये साम्राज्य से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है उस चीज़ के ऊपर में इन्होंने बताया। आर्टिकल में भी राइटर ये कहते हैं कि जो मेन सीख है हमें, वो मेन सीख लेनी चाहिए कि कैसे चोल साम्राज्य में लोगों ने या जो रूलर्स हैं उन्होंने किस तरीके से अपना साम्राज्य एस्टेब्लिश किया। वो सीख हमें आज अपने देश पर अप्लाई करनी चाहिए, ना कि केवल स्टैचू बनाने चाहिए। वो यहाँ पर राइटर ने एक्सप्लेन किया, मैं आपको समझाता हूँ कि हम अपने इतिहास से कौन कौन से लेसन्स ले सकते हैं। लेकिन इतिहास से कौन कौन से लेसन ले सकते हैं उसको समझने से पहले, देखो ये मैंने एडिटोरियल लगा दिया है पूरा आपका, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा चोल डायनेस्टी थी क्या। मैं आपको चोल एम्पायर पढ़ाने वाला हूँ, इस चोल एम्पायर की इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। एग्जाम में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेगा आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चोलास कौन थे? ठीक है, आप हिंदी में देखोगे तो चोल बोल देते हैं, और उसके अलावा इंग्लिश में देखोगे चोला बोल देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस हो जाता है बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। चोलास कौन थे? तो जो 3 एंशिएंट तमिल डायनेस्टीज़ थी, मेन 3 शुरुआती डायनेस्टीज़, चोलास, चेरास, पांड्यास। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे, चोलास, चेरास, पांड्यास, इसी तरीके से यहाँ पर ये 3 डायनेस्टीज़ हुआ करती थी। लेकिन हमारा आज के समय पर स्पेशल फोकस चोलास पर है, तो थोड़ा उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, संगम लिटरेचर के अंदर में, अशोका एडिक्ट में, सब जगह पर इन डायनेस्टी के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। जब हम चोला डायनेस्टी की बात करते हैं तो चोला डायनेस्टी अपने पावर में आती है 9th सेंचुरी में। जो मेन रूलर थे उस समय पर, किसके अंडर में चोला डायनेस्टी की शुरुआत होती है, तो नाम याद रखिएगा, विजयालया चोला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने यहाँ पर दोस्तों चोला एम्पायर की शुरुआत की। ठीक है, विजयालया चोला। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चोला डायनेस्टी जानी जाती है अपनी स्ट्रॉन्ग नेवल पावर के लिए। इनकी जो नौसेना है वो बहुत शक्तिशाली हुआ करती थी। यहाँ का जो इनका रूल करने का तरीका है, जैसे आज गवर्नमेंट चलती है ना, वैसे इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है बहुत ही शानदार था। ठीक है, इलेक्शंस करवाने का तरीका 1000 साल पहले इतना इंटरेस्टिंग तरीका, कोई बायसनेस नहीं। अभी समझाऊंगा वो क्या था तरीका। उसके अलावा इनका कल्चरल इन्फ्लुएंस अगर आप देखोगे तो जैसे चोल एम्पायर की बात करते हैं तो ये शैविज्म में भगवान शिव में बिलीव करते थे, तो शिव जी से रिलेटेड बहुत सारे मंदिर बनवाए जो 1000 साल पुराने मंदिर हैं। आज वो मंदिर ऐसे के ऐसे खड़े हुए हैं। कितने भूकंप आए, कितने फेसेस निकले, मंदिर फिर भी खड़े हुए हैं। हमें सीखना चाहिए, आज हम कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें वो 10 साल में ख़राब हो जाता है, तो वो सीखना चाहिए कि वो कैसे स्ट्रक्चर्स को बनाते थे। ये ज़रूरी है आज अपने देश में सीखने के लिए। पुराना इतिहास से ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी जा सकती हैं। चोल साम्राज्य की बात करेंगे तो चोल साम्राज्य केवल भारत तक सीमित नहीं था। अगर आप देखोगे तो चोल डायनेस्टी में ये चोलास की टेरिटरी हुआ करती थी। जो ये पर्पल वाली टेरिटरी आपको दिख रही है, इसमें डिनोशन भी किया हुआ है। ये मैं टेरिटरी को ड्रॉ कर देता हूँ। ये टेरिटरीज आप देख पाओगे श्रीलंका तक फैली हुई थी, आधा श्रीलंका का हिस्सा भी था। ये चोलास की इंपॉर्टेंट मेन टेरिटरी थी। ठीक है, लेकिन चोलास का जो मेन इन्फ्लुएंस था वो इन्फ्लुएंस कहाँ तक फैला हुआ था? आप देखोगे इंडिया के ऊपर जो आज के समय का ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश वाला रीजन है, यहाँ तक फैला हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में आप देखोगे, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो थाईलैंड हो, कैम्बोडिया हो, इंडोनेशिया हो। जैसे ये देखोगे श्रीविजय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्रीविजय नाम का यहाँ पर जो ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट शहर को एस्टेब्लिश किया। अंकोर वट टेम्पल्स के बारे में बात करते हैं। कैम्बोडिया, थाईलैंड का जो आज के समय पर विवाद चल रहा है, यहाँ पे कुछ मंदिर एस्टेब्लिश करवाए गए हैं इन रूलर्स के थ्रू। ये पूरा इन्फ्लुएंस, कितने दूर तक इन्फ्लुएंस फैला था चोल एम्पायर का, ये आप लोग देख पाओगे। जो मेन ट्रेड रूट था, ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ना, ये ट्रेड रूट था। ये समुद्र के जरिए इनका व्यापार होता था, और इसी व्यापार को यहाँ पर आप कह सकते हैं पूरे साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करके ऊपर चाइना तक भी ये जाता था।
ये ट्रेड रूट है दोस्तों उस समय का। तो मतलब कितना वेल एस्टेब्लिश तरीका था। और इसी के आधार पे बताया जाता है कि नेवल पावर बहुत मजबूत थी, नौसेना बहुत ज़्यादा मजबूत थी, क्योंकि मेन जो व्यापार है वो उसी समुद्र के रास्ते के थ्रू हुआ करता था। तो रिसेंटली पीएम मोदी विजिट करते हैं तमिलनाडु के अंदर चोलापुरम में, और एक त्यौहार जो है उसको अटेंड करते हैं। त्यौहार चल रहा है जिसका नाम है आदि थिरुवथरई। वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, याद रखेगा, आदि थिरुवथरई। अभी हम इस फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे। तो फेस्टिवल को अटेंड किया। स्पीच के दौरान पीएम मोदी ने चोला डायनेस्टी को प्रेज किया। चोला डायनेस्टी के बारे में यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा और बताया कि कैसे चोला डायनेस्टी का इतना बड़ा गवर्नेंस हुआ करता था, कैसे उनकी इतनी मजबूत नेवी हुआ करती थी, कितना बड़ा कल्चरल कंट्रीब्यूशन था। पीएम मोदी कहते हैं कि आज जो हमारा मॉडर्न मॉडर्न इंडिया है, इस मॉडर्न इंडिया को बहुत कुछ सीखना चाहिए। जो चोलाज हैं उनसे सीखना चाहिए, सीखने के बाद वो चीज़ें एडॉप्ट करनी चाहिए, उनके वैल्यूज़ को, उनके एथिक्स को एडॉप्ट करना चाहिए, ताकि अपने देश में एक एकता, एक डेवलपमेंट की तरफ काम कर सकें। तो ये मैटर करता है। चोलास केवल राजा नहीं थे, ये विजनरी रूलर्स थे। जैसा एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने किया था शायद किसी ने किया होगा, वो भी इतने समय पहले। आज हम कहते हैं यूरोप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, वो है डेमोक्रेसी की शुरुआत यहाँ पर 1000 साल पहले ही कर दी गई थी। ठीक है, तो विजनरी लीडर थे जो समझते थे कि आगे चल के, मतलब आगे का एक बहुत बड़ा विजन इन्होंने सेट किया हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पर जो फेस्टिवल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है आदि थिरुवथरई फेस्टिवल। एक फेस्टिवल जिसका एक बहुत बड़ा कल्चरल और स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जितने भी तमिल शवाइट फेस्टिवल हैं, ठीक है, जो शिव जी से संबंधित हैं, जहाँ पर इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि भगवान शिव को ऑनर किया जा सके। ठीक है, ये फेस्टिवल भक्ति ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है। और याद रखिएगा इस साल यहाँ पे जो हमारे चोल साम्राज्य के एक इम्पॉर्टेंट स्टार हैं राजेंद्र चोला, उनके बर्थ से भी रिलेटेड ये तारीख आ रही है। तो ये फेस्टिवल इस बार इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चोलास की बात करेंगे तो चोला रूलर्स भी सबसे बड़े सपोर्टर थे शैविज्म के। भगवान शिव को पूजते थे, भगवान शिव के जो मंदिर है उन्होंने बनवाए, तमिल कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। और इसी के आधार पे पीएम मोदी ने भी अनाउंस करे हैं 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि ग्रेट चोला किंग्स के 2 स्टैचू बनाए जाएंगे। एक जो राजाराज चोला हैं, दूसरा राजेंद्र चोला वन। इनके स्टैचू बनाए जाएंगे तमिलनाडु में, ये याद रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट कॉइन रिलीज होने वाले हैं जिसमें राजेंद्र चोला वन का यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा, फिगर्स होंगे। और साथ ही साथ में ये कहते हैं कि हमने बहुत पिछले समय से कोशिश की है, बहुत सारे जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं, जितने भी यहाँ पर आप कह सकते हैं हमारे इतिहास से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं जो चुरा चुरा के ले जाई गई हैं विदेशों में, यूके ने अपने म्यूज़ियम में रख रखा है, वो हमने बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स को मंगाया है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने मेंशन किया। अब चोलास थे कहाँ पर, ये आपने समझ लिया। उनका एग्जैक्ट लोकेशन क्या था, ट्रेड कहाँ पे करते थे, कहाँ तक ये पूरा एम्पायर फैला हुआ था, वो आपको समझ में आया। लेकिन अब आपको समझना है चोला एम्पायर्स में कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में। रूलर्स बहुत सारे आए इस एम्पायर में, लेकिन कुछ रेलिवेंट रूलर्स और उनका योगदान जिन्होंने इस एम्पायर को बस खाली और ज़्यादा एक्सपैंड किया, उनके बारे में थोड़ा गहराई से पढ़ना है। जैसे पहला विजयलय चोला की बात करते हैं। तो विजयलय चोला वो थे जिन्होंने इस चोला एम्पायर की शुरुआत की, वो मेन फाउंडर थे। ठीक है, इन्होंने थंजावुर को कैप्चर किया। बाद में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इन्होंने शेवाइट टेम्पल्स बहुत सारे बनाए, बहुत सारे मंदिर बने, है ना, इनके थ्रू बनवाए गए। फिर राजाराज चोला वन आए, इन्होंने इस पूरे चोला एम्पायर को श्रीलंका तक पहुंचाया, श्रीलंका तक इन्होंने एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, मालदीव्स, वेस्ट इंडिया तक यहाँ पर ये पूरा एम्पायर पहुंच जाता है। और जो बृहदेश्वरा टेम्पल है जो अभी चर्चाओं में भी है, जहाँ पर पीएम मोदी रिसेंटली गए हैं, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1,000 साल पुराने मंदिर आज भी प्रेजेंट है। तो ये मंदिर जो है बृहदेश्वरा टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेगा, राजाराज चोला वन के थ्रू बनवाया गया है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग नेवी यहाँ पे राजाराज चोला वन ने यहाँ पर बनवाई, राजाराज चोला ने। तो इन्होंने एक बहुत मजबूत नेवी बनाई, इंटरनेशनल रिलेशंस को यहाँ पर प्रमोट किया इंडोनेशिया के साथ में, और इंडोनेशिया में अपना इन्फ्लुएंस सेट किया। फिर राजेंद्र चोला वन की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने इस एम्पायर को और एक्सटेंड किया, सीधा आप कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया तक ले गए, और दूर तक यहाँ पर इस एम्पायर को खींच दिया इन्होंने। उसके अलावा जो गंगाई कोंदा चोलापुरम है ये इन्होंने बनवाया। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने जो श्रीविजय किंगडम है, श्रीविजय किंगडम याद रखना आज के समय का इंडोनेशिया है, जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था, वो श्रीविजय किंगडम है, वो इन्होंने जीता। मैरीटाइम ट्रेड को प्रमोट किया, कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिला, जहाँ पे आप देखोगे आज के समय में साउथ ईस्ट इंडिया में कितने सारे टेम्पल्स हैं, वो सब यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट रूलर्स के थ्रू बनवाए गए। अभी एक टेम्पल को लेकर लड़ाई भी तो हो रही थी तमिलनाडु कह रहा हूँ, थाईलैंड और कैम्बोडिया के बीच में। ठीक है, वो जो मंदिर है उसका भी इंडिया से कनेक्शंस हैं। ठीक है, वो यहाँ पर एक हिंदू टेम्पल है, भगवान शिव जी का टेम्पल है, वो भी इंडियन रूलर्स ने डेवलप करवाया है, बनवाया है, उसके लिए लड़ रहे हैं वो दोनों देश। तो ये एम्पायर वहाँ तक अपना इन्फ्लुएंस रखता था। फिर आप देखोगे आगे है वो है कुलोतुंगा चोला वन, एक और इंपॉर्टेंट रूलर कुलोतुंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको नहीं भूलना है, इनका भी एक बड़ा रोल था।
इन्होंने जो चालुक्यास डायनेस्टी थी, ऊपर एक और डायनेस्टी चल रही थी, उस चालुक्यास को भी चोला के साथ में मिला दिया। इन्होंने नए लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स करे, ठीक है, और उसके अलावा रिलीजियस टॉलरेंस को सपोर्ट किया, बुद्धिस्ट टेम्पल्स वगैरह भी इन्होंने फंड करने शुरू कर दिए ताकि बुद्धिस्ट टेम्पल्स भी बनाएं। लेकिन इंटरनल प्रेशर की वजह से, और मतलब कुछ इंटरनल प्रेशर भी था इस एम्पायर में, कुछ बाहर से प्रेशर पड़ा जिसकी वजह से ये डिक्लाइन हुआ। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट रूलर थे जिन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया। लेकिन आज भी ये चोला की लेगेसी इतनी मैटर करती है, हम पढ़ते हैं तो एक गूजबम्स आ जाता है कि यार इस तरीके का एम्पायर एस्टेब्लिश किया गया जो दुनिया में बहुत सारी जगह पर फैला हुआ था। ये पहला पहला याद रखना, फर्स्ट इंडियन एम्पायर था जिसकी इतनी ज़्यादा पावरफुल ब्लू वाटर नेवी थी, यानी इतनी ज़्यादा पावरफुल नेवी यहाँ पे हमने बनाई। पीएम मोदी ने यहाँ पर अपनी नेवल स्ट्रेंथ को, यानी जो पुराने समय की नेवल स्ट्रेंथ है, इसको आज ऑपरेशन सिंदूर से भी कंपेयर किया था जब ये स्पीच दी। अब आता है एक मेन सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पर लिख लिएगा, नहीं बना रहे हैं तो कहीं कहीं ना कहीं पे नोट कर लेना। वो है कुदावोलई सिस्टम। कुदावोलई सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो चोला एम्पायर के थ्रू फॉलो किया जाता था, यानी कि वहाँ पे इलेक्शंस होते थे। एक पुराना डेमोक्रेटिक सिस्टम वर्ल्ड में, इतना सेंचुरीज पुराना सिस्टम, मतलब जो आज मॉडर्न डेमोक्रेसीज है ना यूरोप में, इनसे तो बहुत ही ज़्यादा पुराना सिस्टम है कुदावोलई सिस्टम। इसमें एग्जैक्टली होता क्या था, रूलर्स को चुना जाता था जैसे आज इलेक्शंस होते हैं। कैसे चुना जाता था आइए मैं आपको बताता हूँ। कुदावोलई सिस्टम एक यूनिक मेथड था जिसमें विलेज के रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे विलेज के यहाँ पर सरपंच है उनको चुना जाता है, विलेज के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता था। आज से 1000 साल पहले ये मेथड इस्तेमाल होता था। तो ये जो कुदावोलई है इसको बोलते हैं बैलेट पॉट। जैसे आज बैलेट पेपर होता है ना कि पेपर पे यहाँ पर लिखा जाता है, आप तो ईवीएम वगैरह ये सब कुछ है, वैसे बैलेट पॉट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एक मटके में यहाँ पर नाम लिख के डाले जाते थे, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स हैं जो भी पार्टिसिपेट करते थे इलेक्शंस में, उनके नाम लिखते थे और कहाँ पे लिखते थे, एक पत्ते के ऊपर, पाम लीफ के ऊपर में, और उनके नाम लिखने के बाद में एक मटके के अंदर पॉट में डाल देते थे। और फिर अब पॉट में डालने के बाद में एक नाम निकाला जाता था उसमें से। नाम निकालेगा कौन, नाम निकालता था एक न्यूट्रल बच्चा, क्योंकि कोई और अगर देख रहा है ये सब चीज़ें तो उसको पता है, उसको पर्ची की पहचान है, तो कोई भी निकाल सकता है। तो एक न्यूट्रल बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 5 साल से कम है, जिसको पॉलिटिक्स की कोई जानकारी नहीं है, उसको ले जाते थे मटके के पास और उससे कहते थे एक पर्ची निकालो बेटा उसमें से। वो एक पर्ची यहाँ पर निकालता था, जिसका नाम था यहाँ पर दोस्तों, वो फिर उस विलेज रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इलेक्ट होता था। तो ये दर्शाया गया ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, कोई बायसनेस नहीं। एक न्यूट्रल बच्चे को लेकर आए, नाम लिखवा दिए गए, उसने एक पर्ची निकाली, क्योंकि लोग बिलीव करते थे बच्चा है, भगवान का रूप है, जो भी डिसाइड किया बच्चे ने, समझो भगवान ने डिसाइड किया। समझ रहे हैं? तो ये स्पेशल था, पब्लिक के सामने सब कुछ होता था, क्लियरली डिफाइन था, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई मशीन्स नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा एकदम प्योर फेयरनेस तरीके से, ट्रांसपेरेंसी से ये करवाया गया। इस सिस्टम को जो नाम दिया गया है वो कुदावोलई सिस्टम नाम दिया गया। एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है, ऐसे प्रश्न यूपीएससी को बहुत पसंद है। हिस्ट्री में ना वो जो टर्म्स के आधार हैं, टर्म्स के आधार पर बहुत गेम खेलता है, समझ गए। लेकिन अब जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे उनके लिए रूल्स बहुत सख्त हुआ करते थे। जैसे टैक्स पेइंग लैंड ओनर्स होना चाहिए वो, ठीक है, टैक्स पे करने वाला व्यक्ति, उसकी उम्र 35 से 70 साल होनी चाहिए। उसके अलावा उसको वैदिक टेक्स्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उसको एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो जैसे आज के समय के अनपढ़ लोग नेता बन जाते हैं, ठीक है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में है तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज है, वैदिक टेक्स्ट की नॉलेज है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। आज का सिस्टम पूरा उल्टा ही है, आज क्रिमिनल ही केवल पॉलिटिशियन बनता है ना। यहाँ पे आप देखोगे पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, अनपेड डेट्स होने चाहिए, नो अनपेड डेट्स, ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा कर्जा है उस व्यक्ति के ऊपर में, ठीक है, शराब वगैरह के चक्कर में ना हो, और कोई नेपोटिज्म वगैरह जैसी चीज़ें भी यहाँ पर नहीं है कि फैमिली में पापा नेता तो बेटा भी नेता, बेटा का बेटा भी नेता, तो वो सब नेपोटिज्म नहीं चलना चाहिए। ये सब कुछ यहाँ पर चीज़ें वहाँ पर रहा करती थी। और डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस भी था। अगर मान लो ये पार्टीज जो बनाई गई हैं, लोग अगर इलेक्ट हुए हैं, कैंडिडेट चुना भी गया है और वो कैंडिडेट फंड्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है, या अपने कर्तव्य से भटक रहा है, या लोगों का जो विश्वास है वो तोड़ रहा है, तो उसके आधार पर उसको उसके पद से हटा दिया जाता था, उस पर फाइन भी लगाया जाता था, उसको पनिशमेंट भी दी जाती थी। ये सब कहाँ पे लिखा है? ओल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शंस में ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करी गई हैं, लिखा गया। एग्जाम्पल आप देखोगे तो एग्जाम्पल है एपिग्राफिया इंडिका। एपिग्राफिया इंडिका में जो लिखा गया है ना, उसमें नंबर 24 देखो, इंस्क्रिप्शन नंबर 24 में लिखा गया है कि कैसे जो भी भ्रष्टाचारी ऑफिशियल्स हुआ करते थे, इनके ऊपर फाइन लगाया जाता था, इनको पद से हटाया जाता था, ताकि इस सिस्टम को सभी लोग सीरियसली लें,
ताकि सिस्टम सही तरीके से काम कर सके, गवर्नेंस सही तरीके से काम कर सके। आज यही चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन 1000 साल पहले ये सब कुछ हो रहा था। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इसे कहते हैं, जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसे कहते हैं स्ट्रिक्ट कैंडिडेट रूल्स, इसे कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस। मॉडर्न इंडिया को ये सिस्टम सीखना चाहिए। अपने लोकल बॉडी इलेक्शंस को इंप्रूव करना होगा, क्लीन गवर्नेंस पे काम करना होगा, क्योंकि चोलाज ने लोकल सेल्फ गवर्नेंस पे ज़्यादा ध्यान दिया। यानी जो पावर्स हैं केवल एक हाथ में, सेंट्रल हाथ में ना रहे, ये पावर्स बढ़ती रहें। लोकल लोगों के पास में, लोकल रूलर्स के पास में भी मैसिव पावर्स होनी चाहिए, इस पे ध्यान रखा गया। विलेज असेंबलीज की जब हम लोग बात करते हैं तो सभा और यू आर करके यहाँ पर योर है। सभा ब्राह्मण विलेज हुआ करते थे, योर नॉन ब्राह्मण विलेजेस हैं। इनकी अलग अलग असेंबलीज बनी। टैक्सेस, वाटर, टेम्पल, जस्टिस, ये सब मैनेज किए जा सकेंगे। एथिकल लीडरशिप, डिसेंट्रलाइज पावर, मैंने आपको बताया डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पावर्स का पूरी तरीके से कह सकते हैं विस्तार होना चाहिए। किसी एक के हाथ में पावर ना हो, लोकल रूलर्स के पास में भी सारी पावर्स हों। फिर इन लोगों ने बेहतरीन तरीके से वाटर मैनेजमेंट किया। चोला गंगम लेक, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये झील इन्होंने बनाई और इस झील को यहाँ पर इरिगेशन सिस्टम के लिए बनाया गया कि भाई यहाँ पर सिंचाई करने के लिए सारी सुविधा है, हम खेतों में सिंचाई कर सकते हैं, पीने का पानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा लिमिटेशंस भी थी, कुछ समस्याएं भी थी। समस्या ये था फुली इंक्लूसिवनेस नहीं था चोला सिस्टम में। चोला सिस्टम में लिमिटनेस ये थी कि जो महिलाएं हैं या लैंड लेस लेबरर्स जिनके पास में ज़मीन वगैरह नहीं है, वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। लेकिन फिर भी आज के ज़माने के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव नेचर में वो वर्क करते थे। लास्ट में कंक्लूजन यही निकलता है कि पीएम मोदी चाहते हैं चोलाज लेगेसी को वापस रिवाइव करना, ऑनर करना। केवल इतिहास नहीं है, ये इंडिया के फ्यूचर में भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये चोला की जो लेगेसी है, ये भारत के भी एक विजन में सेट होती है। जैसे चोलास का एक विजन था ना, विजनरी रूलर्स थे, तो वो इंडिया के विजन में आज भी हेल्पफुल हो सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मदद कर सकता है। वन इंडिया ग्रेट इंडिया। हम अपनी एंशिएंट वैल्यूज़ को यहाँ पर कंबाइन कर सकते हैं, मिला सकते हैं। समझ गए? चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। अब ये आर्टिकल दोस्तों कल हम लोगों ने छोड़ दिया था, आज भी इसको स्किप कर रहे हैं। वीडियो काफ़ी डिले हो चुका है इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कल के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। हम लोग समझ लेंगे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या है। नोट्स आपके सामने प्रेजेंट है। कल मैंने आपका ये आर्टिकल स्किप कर दिया था, परेशान मत होइए, पढ़ाऊँगा, 100% पढ़ाऊँगा, ये छूटेगा नहीं, ठीक है। ये आपका बना रहेगा। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर में, कल हम लोग समझ लेंगे आराम से, ठीक है। आज सेशन थोड़ा डिले भी हो गया था क्योंकि मेरी हेल्थ यहाँ पर सही नहीं है कल से, तो जैसे तैसे अपने को अपना वीडियो रिकॉर्ड करना है और प्योर कंटेंट के साथ में, अच्छे कंटेंट के साथ में, तो यहाँ पे कोई कमी नहीं है। कल अपने को ये आर्टिकल कवर करना है, कर लेंगे, और बाकी सारे आर्टिकल जो कल के अखबार में होंगे वो भी कवर किए जाएंगे। चलिए फिर सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।